मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम हिंदी साहित्य में गद्य की विधा आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। साहित्य जीवन को कहीं व्यापकता में और कहीं अंशतः, कहीं कविता के माध्यम से तो कहीं गद्य के माध्यम से अनेक विधाओं में ढालकर चित्रित करता है। इन सभी विधाओं का अपना अपना निजी रूप होता है, अपने अपने तत्व होते हैं। इनमें से किसी में जीवन को भावनात्मक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाता है और किसी में वैचारिक परिप्रेक्ष्य में। किसी विधा में साहित्यकार से पूर्णतया निस्संग होकर लिखने की अपेक्षा की जाती है और कहीं उसके पास जीवन में अपने तौर पर घुसकर लिखने का अवकाश रहता है। कहीं वह बाहर से भीतर की ओर चलते हुए लिखने का प्रयास करता है और कहीं भीतर से बाहर की ओर चल करके साहित्य की रचना में अपना योग देता है। कहीं पर वह जीवन के सत्य को महत्व देता है और कहीं पर तथ्यों में छिपे रहस्य को और सत्य का उद्घाटन करता है। साहित्य की इन सभी विधाओं में जीवन के जो चितेरे रचनाकार हैं उनका अपना जीवन नहीं आ पाता है कि उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से जिया है। चाहे वह कितना भी अपने विचारों को, अपने भावों को उन विधाओं में व्यक्त करे। महान व्यक्ति जो होते हैं, महान इतिहासकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनको पूर्णतया कोई भी रचनाकार, जीवनी लेखक या कोई भी पूरी तरह से उनके अंतरंग को और बाह्य को चित्रित नहीं कर पाता है। तो जैसे जीवन बना है जिस साहित्यकार का या जो महान व्यक्ति है जिसने संसार में, देश में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, तो वह जीवन उनका कैसे बना, क्यों वो महान हुए, कैसे कार्य थे, उन्होंने कौन से संघर्ष किए उस महानता के लिए, तो उन चीज़ों का जो व्यक्त होती हैं या उनका जो महानता है वह व्यक्त होती है, वो ना तो महाकाव्यों में, ना उपन्यास में और ना ही इतिहास के पन्नों में चित्रित हो पाती है। तो ऐसे जीवन का चित्रण करने के लिए जो विधा मानी गई है वह आत्मकथा है, क्योंकि आत्मकथा में जो महान व्यक्ति होता है वो स्वयं के द्वारा अपनी कथा कहता है, स्वयं के द्वारा अपने अनुभवों का साझा करता है अपनी रचना में। तो आत्मकथा में कथा का विशेषण आत्म है और इस आत्म में संबद्ध व्यक्ति का जन्म से लेकर अपनी कथा लिखने तक का वह आत्म रहता है जिसमें उसकी पूरी जीवन यात्रा समाई हुई है। तो आत्मकथा में जो आत्मकथाकार व्यक्ति होता है उसके पूरे जीवन की घटना समाई हुई होती हैं। किस प्रकार से उसने बचपन जिया, किस प्रकार से युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, कैसे संघर्ष किए, बचपन में कौन कौन सी अनुभूतियाँ रहीं जो उसके हृदय पर अमिट छाप छोड़ गई हैं या उनको महान बनाने में उनका योगदान रहा है। तो आत्मकथा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आत्मकथा स्वयं व्यक्ति के द्वारा अपनी ही जीवन यात्रा की वह प्रस्तुति है जो पूर्णतया निष्कपटता पूर्ण गुण दोषों पर प्रकाश डालते हुए बिना किसी कल्पना के कलात्मक ढंग से लिखी जाती है। तो आत्मकथा की जो विशेषता है उस विशेषता में यही है कि एक तो आत्मकथा स्वयं जो महान व्यक्ति है उसके स्वयं के द्वारा लिखी जाती है या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी बोल करके उसको लिखवा सकता है। और इस जीवन यात्रा में जो उतार चढ़ाव आए हैं या जो गुण दोष रहे हैं उसके जीवन में, जिनकी वजह से वह महान बने हैं और जो दोष रहे हैं उन दोषों से उन्होंने क्या सीखा है, इन सब बातों पर प्रकाश डालते हैं आत्मकथाकार। और इसको कल्पना के बिना,
उसमें आत्मकथाकार कोई कल्पना नहीं करता है, कलात्मक ढंग से वह आत्मकथा लिखी जाती है। तो कलात्मक ढंग में हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो साहित्यिक उपादान हैं, उन उपादानों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कलात्मकता के लिए हम साहित्यिक उपादानों का ही प्रयोग करते हैं। अब हम आत्मकथा के तत्वों को देखते हैं तो आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्य आते हैं। पहला है यथातथ्य जीवन। तो जो जीवन है आत्मकथा में वो यथातथ्य, अर्थात जिस प्रकार के तथ्य हैं, कोई कल्पना का समावेश नहीं होता है और यथातथ्य जीवन उसमें समाहित होता है। यथातथ्य प्रस्तुति में आत्मकथाकार के जीवन का वह महत्व उद्घाटित होता है, जिस कारण उसका जीवन आत्मकथा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। यही महत्व उद्देश्य रूप में प्रेरक होता है और यही महत्व आत्मकथाकार के चरित्र को नायकत्व प्रदान करता है। तो उसका जो जीवन है, उस जीवन में तथ्यता क्या रही है और उसको किस प्रकार से प्रकट किया है, किस प्रकार से महानता को पहुंचा है आत्मकथाकार, इस बात का उल्लेख आत्मकथा में होता है। और वह जैसा जीवन उसने जिया है उस जीवन की अभिव्यक्ति के द्वारा होता है। वही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार के संघर्षों को, किस प्रकार की स्थितियों से निकल करके और एक महान पुरुष बना है आत्मकथाकार, अर्थात उसके स्वयं के अनुभव और उसका स्वयं का यथार्थ जीवन आत्मकथा में चित्रित होना चाहिए। अगला तत्व है आत्मकथा का, वह है स्वलेखन। और दूसरी जो भी विधाएं हैं, गद्य की, उपन्यास है, कहानी है, महाकाव्य है, नाटक है, मुक्तक हैं, इनमें कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को चरित्र बना करके लिख सकता है। लेकिन आत्मकथा में जो लेखक है या अपनी बात को वह अपने द्वारा ही कहता है, जो भी महान व्यक्ति है, तो आत्मकथा संबद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने हाथ से लिखी गई होनी चाहिए। ये माना जाता है, आत्मकथा वही मानी जाती है जिसमें जो संबद्ध व्यक्ति है, जो चरित्र है, वह चरित्र अपने जीवन चरित्र को या अपनी कथा को स्वयं अपने द्वारा लिखे या फिर बोल करके अक्षर से किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाए, अगर वह लिखने में असमर्थ है तो। और स्वलेखन का फायदा यह होता है, लाभ यह होता है कि उसमें यथातथ्यता सुरक्षित रहती है। जैसा उसका जीवन है, जो वह कहना चाहता है, वह सुरक्षित रहती है और कुछ भी अवान्तर कल्पनीय उसमें प्रवेश नहीं पाता है। अर्थात दूसरी कोई कथा है, अगर दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में लिखता है तो दूसरे प्रसंग भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जिनको आत्मकथा या जो चरित्र नायक है, आत्मकथा का चरित्र है, वह उनसे संबद्ध ही ना रहा हो। अतः आत्मकथा में यथातथ्य जीवन भी समाहित हो जाता है जब वह स्वलेखन के द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वलेखन के द्वारा ही लिखी जाती है। तीसरा तत्व तटस्थता का है। आत्मकथाकार के लिए तटस्थ रहना आवश्यक है। उसे पूर्णतः वीतराग होकर अपने जीवन पर अन्य पुरुष की भांति दृष्टिपात करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो आत्मकथा का लिख रहा है तो अपने दोषों को छुपाए और गुणों का अधिक से अधिक उल्लेख करे। सच्ची आत्मकथा वह होती है जिसमें गुण और दोष दोनों ही पाए जाते हैं, अर्थात जो दोष हैं आत्मकथाकार के वो भी उसमें सम्मिलित होने चाहिए और जो गुण हैं वह भी सम्मिलित होने चाहिए। दोषों के उल्लेख से ये प्रतीत होता है कि इन दोषों के होने से उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया आत्मकथाकार ने, और गुणों के द्वारा वह किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो तटस्थता, वीतराग होकर के, अर्थात अन्य पुरुष की भांति, और उसे प्रयोग करना चाहिए आत्मकथा लिखने में। अगला तत्व है कलात्मकता। तो आत्मकथा हम कहते हैं कि इतिहास नहीं होती है, यह साहित्य की विधा है
और कलात्मकता के लिए साहित्यिक उपादानों में आत्मकथाकार बिंबों, प्रतीकों, अलंकारों, सादृश्यों, अप्रस्तुत विधान इत्यादि का यथासंभव सहारा ले सकता है। तो आत्मकथा में इतिहास की तरह तथ्यों का वर्णन नहीं होता है, क्योंकि इतिहास का विषय होता है वह, लेकिन यह आत्मकथा साहित्य की विधा है और साहित्य में कलात्मकता होनी चाहिए। और साहित्य में कलात्मकता लाने के लिए बिंब, प्रतीक, अलंकार, उपमा, अप्रस्तुत विधान, इन सभी शब्दों का या इन तरह की शैलियों का प्रयोग करके आत्मकथा को और सुंदर और रोचक बनाया जा सकता है। इसलिए कलात्मकता का होना अति आवश्यक है किसी आत्मकथा लेखन में। तो इस प्रकार से इन तत्वों को हमने देखा आत्मकथा के, और हिंदी साहित्य में आत्मकथा लिखी गई हैं, जो प्रमुख लिखी गई हैं आत्मकथाएं, उनमें कुछ साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिनमें जैन कवि बनारसी दास हैं, उन्होंने अर्धकथा नाम से और अपनी आत्मकथा लिखी है। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र ने अपनी आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से लिखी है। अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आत्मकथा के नाम से ही अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबू गुलाब राय जो हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक हैं, उन्होंने मेरी असफलताएं नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं तो वो भी अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। इस प्रकार के महापुरुषों में स्वामी श्रद्धानंद हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम कल्याण मार्ग का पथिक दिया है। हरिभाऊ उपाध्याय हैं, उन्होंने साधना के पथ पर अपनी आत्मकथा का नाम दिया है। वियोगी हरि जो साहित्यकार और साधु रहे हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह नाम से लिखी है। भवानी दयाल सन्यासी ने अपनी आत्मकथा प्रवासी की आत्मकथा के नाम से लिखी है। तो इस प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने भी आत्मकथाएं अपनी लिखी हैं, उनका क्या योगदान रहा है इस प्रकार से। इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो राजनीति के जो व्यक्ति हैं या राजनीतिक में जिनका हस्तक्षेप रहा है, तो उन व्यक्तियों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जिनको राजनीतिक प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथा के नाम से हम विभाजित कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जो अत्यंत ही चर्चित और श्रेष्ठ आत्मकथाओं में जिसका नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने मेरी कहानी नाम से और आत्मकथा लिखी है। राजेंद्र प्रसाद ने भी मेरी आत्मकथा नाम से और अपनी आत्मकथा लिखी है। इस प्रकार से हमने आत्मकथा के तत्वों का, आत्मकथा की विशेषताओं का, आत्मकथा के स्वरूप का अध्ययन किया, और यह भी हमने जाना कि किन महान पुरुषों ने और अपनी आत्मकथाएं किस किस प्रकार से लिखी हैं। धन्यवाद।